कर रहा है। आपके दिल में छुरियां चलती हैं जब वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कहाँ से कर रहा है। वो तो समझते हैं कि ये सीएस तो किसी कंपनी के एमडी के सेक्रेटरी का काम है। दोस्तों छुरियां चलती हैं यहाँ पर, दर्द होता है, दर्द होता है। मुझे नहीं पता आपको होता नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके रिश्तेदार आपको छोड़ नहीं रहे और आपसे जब होता है कुछ ना कुछ पूछते हैं। वो तो टैक्स रेट की बातें भी करते हैं, वो तो आपसे इनकम टैक्स बचाने की बातें भी करते हैं। आपको अपना तो इनकम टैक्स पता नहीं, आप क्या बताएंगे उनको। दोस्तों मुझे मालूम है आपका हाल। अब तो आप उस कमरे में भी नहीं बैठते जिस कमरे में वो बैठते हैं। दोस्तों आप कटने की कोशिश करते हैं। बेटा बेटा मुझे पता है, अगर वो जितना भी कहें कि कोर्स की वैल्यू है या नहीं है, जबकि वो गलत कह रहे हैं, इस कोर्स की ह्यूज वैल्यू है। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए, आज आपने एग्जीक्यूटिव तक इतना समय लगा दिया, क्या आप इसको रिवर्स कर देंगे? अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आप समझ लीजिए जो आपके पड़ोस में जो शीला रहती है, आप शीला जैसे ही तो हो गए। एक बच्चा कहने लगा शीला कौन है? मैंने कहा शीला आपके स्कूल में आपके साथ ही पढ़ती थी, लेकिन वो उसने बीकॉम पास कॉरेस्पॉन्डेंस से करनी शुरू कर दी। आप भी बीकॉम पास कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, लेकिन आपने साथ साथ सीएस भी शुरू कर दी और आपने टूट कर गिर के एग्जीक्यूटिव तक क्लियर कर लिया। अब मुझे बताइए, अगर आज आप ये डिसीजन रिवर्स कर देते हैं तो क्या लगता है आप शीला जैसे नहीं हो गए? शीला भी तो बीकॉम पास कर रही है, आप भी तो बीकॉम पास कर रहे हैं, फिर आप में और शीला में क्या डिफरेंस हुआ? दोस्तों याद कीजिए ममता बनर्जी के वो दिन। ममता बनर्जी ने पॉलिटिकली दिमाग में रखकर रतन टाटा को वेस्ट बंगाल से सिंगूर के एरिया से निकाल के फेंक दिया। दोस्तों कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी रतन टाटा की नैनो बनाने में। दोस्तों कितना समय लग चुका था। आप सोचिए, एक दिन रेड लाइट में खड़े हुए, बॉम्बे के बारिश आ रही थी दोस्तों, और ये टाटा साहब अपने रतन टाटा जी अपनी कार में बैठे हुए थे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट घटना आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने देखा कि उनके साथ ही एक स्कूटर खड़ा है और उस स्कूटर में टू व्हीलर खड़ा है। उस स्कूटर में आगे बेटा और पीछे बेटी और वाइफ, मदर और फादर, ये 4 लोग उस टू व्हीलर में बैठे हुए हैं और वो भी खड़े हुए रेड लाइट में, क्योंकि रेड लाइट हो चुकी है और बारिश आ रही है। अचानक रतन टाटा के आंखों में आंसू आ गए और ये सोचने लगे कि क्या ये मिडिल क्लास फैमिली ऐसी रह जाएगी? इतना रिस्क बियर कर रही है, 4 जिंदगियां, 4 लाइफ इस तरह से इतने रिस्क में जा रही हैं। बारिश में अगर ये टू व्हीलर का स्कूटर स्लिप हो गया तो चारों की लाइफ खराब हो जाएगी। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि एक ऐसी गाड़ी निकाल दूं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए काम आए। वहीं से ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, नैनो का जन्म हुआ। माइंड में नैनो का जन्म तो उसी दिन हो गया था, लेकिन बताइए रतन टाटा ने जब एक्चुअली प्रगति मैदान में आकर ये डिक्लेयर किया कि मैं इस तरह की गाड़ी बना रहा हूं, तो क्या लगता है उस डिक्लेरेशन से पहले रतन टाटा ने होमवर्क किया होगा या नहीं? उसने सारी बातों को समझा होगा या नहीं? बिल्कुल दोस्तों। तो आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उस होमवर्क करने के बाद रतन टाटा ने जब सिंगूर में जगह ली और ममता मैडम ने मना किया, उसके बाद क्या वो रतन टाटा उस डिसीजन को रिवर्स कर सकते थे? नहीं। उन्होंने वही प्लांट फिराकर गुजरात में लगाया। उस समय नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, एक बार आपने एक स्टेप ले लिया तो उसको वापस नहीं कर सकते। अगर आपने वापस किया तो आपकी मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। तो मैंने वही लिखा है, दीज डिसीजंस अफेक्ट एमपीएस का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। ऐसे दोस्तों बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। मैं खाली एक आइडिया देना चाह रहा हूं आप सभी को कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लंबे समय की होती है, इसमें पैसे बहुत सारे लगते हैं, ये डिसीजंस इरिवर्स होती हैं, इससे मार्केट प्राइस में चेंज होता है। तो अब हमें करना क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम कभी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं, जैसे मैं कंपनी की बात करूं, रिप्लेसमेंट डिसीजंस। एक कंपनी को पुरानी मशीनें बदलनी है और नई मशीनें खरीदनी है। जैसे मैं कहता हूं अपोलो टायर्स
आप बताइए, आजकल ट्यूबलेस टायर बन रहे हैं, ट्यूबलेस टायर बन रहे हैं। आप बताइए, अगर अपोलो टायर को ट्यूब वाली मशीनों के टायर बदलकर ट्यूबलेस टायर वाली मशीनें खरीदनी हो बनाने के लिए, तो मैं समझता हूं इट इज अ रिप्लेसमेंट डिसीजन, इट इज कैपिटल बजटिंग। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट, जैसे रतन टाटा की बात की, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। बेटे सब लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखना। जैसे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं बेटे आपको ज्यादा समझाने के लिए। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बेटे एक नया नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, टाटा मोटर्स, रिप्लेसमेंट डिसीजंस अपोलो टायर्स। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी एक्सपेंशन की बातें करें। अगर मैं अपना प्लांट एक्सपेंड करना चाहता हूं, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। बेटे मेरे को अपना प्लांट लीज पे लेना है या बाय करना है? मैं इसमें एग्जांपल लिखना चाहूंगा, भारती, भारती एंड वॉलमार्ट, भारती एंड वॉलमार्ट। बेटे भारती एंड वॉलमार्ट। अब मुझे एक मशीन किराए में लेनी है या मैं खरीदूं, उसके लिए बेटे मैं बात करूंगा किंगफिशर एयरलाइंस। तो ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आप सभी समझ लीजिए, मैं अभी जो भी कुछ करूंगा आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दूंगा और उन रियल लाइफ के एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। बस मुझे एक बात बता दीजिए, जब आप सीएस ज्वाइन करना था, जब आपने सीएस का कोर्स ज्वाइन किया 12th क्लास के बाद, आपके पास चॉइस थी, आप सीए भी कर सकते थे, आप सीएस भी कर सकते थे, आप सीएमए भी कर सकते थे, लेकिन आप सबने सीएस का कोर्स किया, जैसा मेरे को ऐसा दिखता है। बेटे एक बात बता दो, जब ये सीएस का कोर्स आपने ज्वाइन किया तो क्या कुछ फैक्टर्स माइंड में थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्वाइनिंग सीएस कोर्स। आपसे पूछूंगा, आप ही ने बताने, आप ही ने बताने, आप ही से पूछूंगा। बताइए जी, क्या कुछ फैक्टर्स थे या नहीं थे? सोच। हाँ जी दोस्तों, बताइए जी कौन से फैक्टर्स रहे बिफोर ज्वाइनिंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। सभी बच्चे सोचेंगे कि सीएस का कोर्स क्यों ज्वाइन किया, सीए का क्यों नहीं कर लिया, या सीएमए का क्यों नहीं कर लिया? आप बताइए। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको आपका थ्योरी में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये मेरी मन की बात हो सकती है, आप पे एप्लीकेबल हो या ना हो वो बात की बात है। मैं अगर अपनी बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनका थ्योरी में हाथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो 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 सीएस ज्वाइन कर लेते हैं। या ऐसा समझ लें कि सीएस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स ज़्यादा हैं क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है और लॉ से आपको भूत प्रेम है। इसमें अलग अलग तरह के लॉज हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये मेरी मन की बात हो सकती है, फीमेल की या मेल की। मैं खाली कुछ बातें क्योंकि समझाना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, या अकाउंट्स का भी उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिकल कम है। इसमें जो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये एग्जीक्यूटिव के बाद करना पड़ता है, ये भी कारण हो सकता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सीए से या सीएमए से या होटल मैनेजमेंट से, तो हर किसी के कुछ प्लस और कुछ माइनस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ बातों को सोचा होगा और उन बातों को सोचने के बाद ही आपने सीएस का कोर्स ज्वाइन किया होगा दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से मुझे बताइए, रतन टाटा ने जब ये सपना बनाया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो लख टकिया मतलब लाख रुपए के आसपास की होगी, सोचने में, जब सोचा होगा गाड़ी में बैठे हुए, सोचने में और उसको एक्यूरेट उसका मॉडल बनाने में
कुछ समय तो बीच में लगा ही होगा, उस बीच के समय में कुछ ना कुछ होमवर्क तो जरूर किया होगा रतन टाटा ने। दोस्तों उस होमवर्क का नाम है, मैं कहता हूं कुछ फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखे गए होंगे, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दोस्तों हम इस दुनिया में कभी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। अगर आप नहीं रखते और फिर भी ऐसे ले लेते हैं तो ये आप ही की मिस्टेक है दोस्तों। तो आज हम यही बातें करने जा रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो बताइए जी, रतन टाटा ने जब गाड़ी बनाने का, नैनो जैसी कार बनाने का सोचा होगा तो उस समय रतन टाटा ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की होगी, और दोस्तों उस रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं आपको आज इसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। कुछ भी करने से पहले जब हम बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हमारे को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, और उस रिपोर्ट का नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट अलग से आया हुआ है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दो तरह के फैक्टर्स हम लिखते हैं। एक फैक्टर्स का नाम है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर्स हैं मॉनेटरी फैक्टर्स। दोस्तों दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स का नाम है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स हैं मॉनेटरी फैक्टर्स। नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी फैक्टर्स। तो देखिए जी, आप कभी भी कोई भी काम करते हैं उससे पहले आपको कुछ नॉन मॉनेटरी बातों को ध्यान में रखना है। पहले मैं नॉन मॉनेटरी की बात कर रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा ये कंसेप्ट नंबर 6 है, अभी मैं लिखवाऊंगा बेटे, अलग से लिखवाऊंगा। अभी मैं इसकी स्लाइड भी दिखाऊंगा, मैंने स्लाइड प्रिपेयर की हुई है बेटे, स्लाइड भी प्रिपेयर की है। तो आप अभी पहले ध्यान से सुने और हो सके तो मुझे आंसर दें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मान लेते हैं कोई नया काम शुरू करना है, सीमेंट बनाना है, मानते चलिए सीमेंट की फैक्ट्री बनानी है। आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने, डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन ली। क्या डिसीजन ली? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सीमेंट प्लांट, सीमेंट का प्लांट बनाते हैं। चलिए जी, सीमेंट का प्लांट बनाते हैं। आप बताइए सीमेंट के प्लांट के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो सीमेंट के प्लांट के लिए मैं समझता हूं सबसे पहले आपको लोकेशनल फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि किस लोकेशन में आपको वो प्लांट बनाना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच लोकेशन यू शुड स्टार्ट विद योर सीमेंट प्लांट। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो बनता है मेरे बेटे, सीमेंट जो बनता है वो लाइमस्टोन से बनता है। लाइमस्टोन एक पत्थर है मेरे बेटे, लाइमस्टोन एक पत्थर है। और बेटे वो पत्थर के जो पहाड़ हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के एरियाज में मिलते हैं। तो आज जाकर गूगल से आप चेक करना, जितनी भी सीमेंट की कंपनीज हैं, एसीसी सीमेंट हो, बांगड़ सीमेंट हो, जेके सीमेंट हो, कोई भी सीमेंट की बात करें, उन सभी सीमेंट की जो फैक्ट्री के प्लांट्स हैं वो उन्हीं एरियाज में हैं जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है। तो बेटे लोकेशनल फैक्टर्स में आपको ध्यान से देखना है दो तीन बातों का। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉक्सिमिटी ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉक्सिमिटी कहां है उसकी प्रॉक्सिमिटी कहां है। दूसरी चीज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा आपको ये भी देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पावर एटसेट्रा। आपको ये भी चेक करना है कि जहां पर आप काम करने वाले हैं वहां पे पानी
इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, पावर, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज वगैरह है या नहीं है? बेटे आप बताओ, रतन टाटा ने सिंगूर क्यों सोचा होगा? तो सिंगूर सोचने से पहले ये सारी बातें रतन टाटा ने दिमाग में रखी होंगी। तीसरी चीज, लोकेशनल में बेटे कुछ ऐसी हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप वर्क कर सकते हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि सारी आईटी की जो कंपनीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है, ये आंध्र प्रदेश के बेंगलोर के एरिया के आसपास ही क्यों? सोचिए, बॉम्बे में क्यों नहीं हो गई, जयपुर में क्यों नहीं है, दिल्ली में क्यों नहीं है, वहीं पे क्यों है? बेटे उसके पीछे एक कारण है, एक कारण है मेरे बेटे। कारण क्या? कि वहां का जो क्लाइमेट है ना बेटे, क्लाइमेट है ना जो बेटे, वो गुलाबी है, गुलाबी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और बेटे आईटी पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये क्लाइमेट अच्छा रहता है। अब समझ आया आपको कि हम जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में ह्यूज सम ऑफ मनी लग रहा है, इरिवर्सिबल है, मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेंगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद मैं आ रहा हूं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मैं दूसरी शीट में लिखूंगा, आपने नीचे लिखना है मेरे बेटे, आपने नीचे लिखना है, नॉन मॉनिटरी में लिखना है, लिखना चाहे लिखे, नहीं तो मैंने तो आगे इसका अलग से बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। बेटे हम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको एक बात जरूर चेक करनी है कि आपकी टेक्नोलॉजी, ओन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। आपको मालूम है कि आजकल टेक्नोलॉजी पे दुनिया खेलती है, और एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जिससे बढ़ती हुई कंपनी गिर सकती है। आप बताइए, नोकिया का मोबाइल फोन आप कुछ पीरियड पहले लेते थे, अचानक आपको पता नहीं क्या हुआ, जैसे टच स्क्रीन आया और सैमसंग ने पहले टच स्क्रीन डाल दिया मार्केट में, अचानक आपने नोकिया का फोन लेना बंद कर दिया और आप सब सैमसंग के टच स्क्रीन में चले गए, आप व्हाट्सएप में चले गए। आप मुझे बताइए, जब आप बहुत छोटे थे तो आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी हुआ करते थे, अचानक स्क्रीन्स आ गई, एलसीडी स्क्रीन्स आ गई, एलईडी स्क्रीन्स आ गई, फ्लैट स्क्रीन्स आ गई, आजकल तो कर्व स्क्रीन आ गई है मेरे बेटे। कहने का मतलब क्या, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्लांट बना रहे हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें आपको एक तो लोकेशन देखनी चाहिए बेटे, एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखने चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं। और तीसरी चीज तीसरी चीज तीसरी चीज तीसरी चीज तीसरी चीज मार्केटिंग फैक्टर्स। कहते हैं आज की डेट में मार्केटिंग फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। आप उसको मार्केट कैसे करेंगे, आप कहां पे मार्केट करेंगे? सवाल यह आता है कि मार्केट कहां करेंगे, आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? क्या 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 ब्रांड एम्बेसडर? आप बताइए, अमिताभ बच्चन किस किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है? अमिताभ बच्चन बड़ी सारी ब्रांड्स को प्रमोट करता है, जैसे बिनानी सीमेंट हो गया, आईसीआईसीआई की मेडिक्लेम पॉलिसी हो गई, डाबर वालों का हमदर्द हो गया, डाबर वालों का हाजमोला, जस्ट डायल, ऐसे तमाम कंपनी। अब आप जस्ट डायल को या बाकी चीजों को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उसको प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब प्रमोशन कर रहे हैं। बिपाशा बासु, आप बताइए, एयरटेल वाले जब भी मैराथन करवाते हैं तो बिपाशा बासु को बुलाते हैं, ऐसे थोड़ी है बिपाशा बासु भागते हुए कि ये लो सिम एयरटेल के, ये लो सिम एयरटेल के, ना, वो खाली भागती है और दुनिया अपने आप एयरटेल को समझ लेती है। दोस्तों, मार्केटिंग फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग फैक्टर्स में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। ये सब काम पहले से ही आपको कर लेना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ब्रांड एम्बेसडर, आप कैसे सेल्स को प्रमोट करेंगे, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में
आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना है जिसको हम कहते हैं लोकेशनल नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। उसमें पहला फैक्टर है लोकेशनल फैक्टर। लोकेशनल 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 टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल मार्केटिंग मार्केटिंग फैक्टर्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। और दोस्तों ऐसे तमाम और फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर एक्सेप्टिंग नो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो मैं अभी उन फैक्टर्स में नहीं जा रहा, वैसे मैंने थ्योरी में लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच कराकर एक क्वेश्चन तो जरूर कराऊं। मैं चाहता हूं मॉनेटरी फैक्टर्स आप लिख लें। व्हाट आर द मॉनेटरी फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो ऐसी कौन सी मॉनेटरी बातें, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मॉनेटरी फैक्टर्स में ध्यान से बात को पहले सुन लें, लिख तो लेंगे ही, कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है। मॉनेटरी मॉनेटरी फैक्टर्स। मॉनेटरी फैक्टर्स में पहला फैक्टर है, मॉनेटरी फैक्टर्स में पहला फैक्टर है मेरे बेटे, हम इस फैक्टर में कैश फ्लो क्राइटेरिया का ध्यान रखते हैं। कैश फ्लो क्राइटेरिया का ध्यान रखते हैं। अभी बताऊंगा कैश फ्लो क्या होते हैं। फिर हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक अलग से चैप्टर में कराऊंगा, उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बड़ा ही कीमती चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन क्राइटेरियाज। हम कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। ये तीन बातों को मैं जब डिस्कस कर दूंगा तो यकीन मानिए आज का लेक्चर 1A कंप्लीट होगा। और इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर से 1B के लेक्चर से प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये एक बात सुनिएगा, नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने से पहले अगर आपने अभी के आने वाले 15 मिनट ध्यान से नहीं सुना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से कैश फ्लो फैक्टर्स की बातें सुननी है जो मैं आप कहने जा रहा हूं, और आपने ध्यान से वो बातें देखनी है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप आज तक 11th क्लास से अभी तक जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनाए या 1956 के बेसिस में बनाए या वो पार्टनरशिप फर्म का बनाए, 11th क्लास से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते आए हैं उसमें आप एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, उसमें आप इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। और मेरे बेटे एक्सपेंसेस यहां पर दोनों तरह के लिखते हैं। एक बच्चा कहता है दोनों मतलब, बेटे कैश एक्सपेंस भी और नॉन कैश एक्सपेंस भी, कैश एक्सपेंस भी और नॉन कैश एक्सपेंस भी। और बेटे यहां पर जो आता है उसका नाम है प्रॉफिट। इसको बोलते हैं बेटे प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना तो बोलो। बेटे एक बात समझ लेना, आज तक आप जो भी प्रॉफिट निकालते आए हैं, आज तक आप जो भी प्रॉफिट निकालते आए हैं, नो डाउट आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नजरों में बिल्कुल ठीक है। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते आए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की नजरों में ठीक है। लेकिन बेटे एक बात समझ लेना, फाइनेंस मैनेजर की नजरों से ये प्रॉफिट बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो फाइनेंस मैनेजर है वो एक ही बात जानता है, रोकड़ा कितना आया और रोकड़ा कितना गया, उसको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है बेटे। ये जो प्रॉफिट है ये बुक प्रॉफिट है मेरे बेटे, बुक प्रॉफिट है मेरे बेटे। ये प्रॉफिट बेटे कैश प्रॉफिट नहीं है। मैं अब यही बात समझाने जा रहा हूं कि वो पिछला जमाना बीत गया, वो पिछला जमाना बीत गया। अब आपको एक बात समझनी है कि कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैं कैश फ्लो क्राइटेरिया में यही बात बताने जा रहा हूं, कैश फ्लो क्राइटेरिया में यही बात बताने जा रहा हूं कि कैश फ्लो क्राइटेरिया पहला जो फैक्टर मैंने बताया आपको, इसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कभी भी लेनी हो कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
रिप्लेसमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नया प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको अब आज के बाद कैश फ्लो क्राइटेरिया देखने हैं। और कैश फ्लो के दो छोटे छोटे टूल्स हैं, एक इसमें है कैश आउटफ्लो और बेटे एक है कैश इनफ्लो। बेटे कैश इनफ्लो का मतलब है कैश प्रॉफिट। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक है कैश आउटफ्लो और दूसरा है कैश इनफ्लो। पैसे कितने गए, पैसे कितने गए और पैसे कितने आए, कितने गए और कितने आए। बस बेटे पूरी की पूरी कैपिटल बजटिंग का जो भी क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा, लगभग मैं आपको इसमें लगभग 72 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के दिए हैं और मैंने 60 क्वेश्चंस लगभग 162 क्वेश्चंस ईपीक्यूज एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के दिए हैं। टोटल क्वेश्चंस बेटे 134 हैं जो हम करने वाले हैं, 1 से लेकर 134 तक। सबसे पहला काम मेरा पता क्या होगा बेटे, आउटफ्लो निकालना और इनफ्लो निकालना। अब सुन लो आउटफ्लो क्या होती है और इनफ्लो क्या होती है। पहले एक दो बातें लिख लो, फिर हम आउटफ्लो और इनफ्लो की बातें करेंगे। आइए चलिए बेटे, एक बार मैं चाहता हूं कि आप आउटफ्लो और इनफ्लो की बातें देख लें। बेटा ये कंसेप्ट 3 लिखें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा समय कम लगाएंगे क्योंकि बेटा टाइम अपने पास कुछ कम है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके लेक्चर्स भी 6-7 होंगे और 1A 1B करके 13-14 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है। इससे 2 फायदे हैं कि आपका पेपर भी छूटेगा नहीं और हैंड राइटिंग में भी होगा और जब लिखेंगे तो समझ भी आएगा। तो लिख लें, समझदार बच्चे बने, समझदार बच्चे बने, ज्यादा चालाकी ना करें, ईमानदारी से लिखें। अब मैं आगे चल रहा हूं, भले आप मैं आगे चल भी रहा हूं तो आप वहां पे उसको स्टिल करा सकते हैं, बिकॉज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अंडरलाइन कर दीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, रतन टाटा के केस में, नैनो के केस में, सिंगूर के केस में, मैंने आपको वेस्ट बंगाल के केस में पूरा बताया था कि रेड लाइट से लेकर सिंगूर तक की जो जर्नी है उसके बीच में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी। हम कोई भी काम करें इस दुनिया का, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। फिर मैंने सीमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था। चलिए आगे लिखिए सी पॉइंट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2 फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया अभी केस स्टडी में, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स और मॉनेटरी फैक्टर्स। लिखिए, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एंड मॉनेटरी फैक्टर्स। लिखिए, नॉन मॉनेटरी में लिखेंगे आप लोकेशनल, 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 लोकेशनल में है, जैसे मैंने कहा था सीमेंट के लिए लाइमस्टोन, तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके नीचे लोकेशनल के नीचे, लोकेशनल के नीचे उसी डायग्राम में लिखिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर। बेटे कई बार ऐसा होता है कि लेबर एक ही एरिया में मिलती है, जैसे डायमंड का वर्क करें तो आप बताइए डायमंड का वर्क ज्यादा कहाँ होता है, सूरत, जयपुर। क्यों? क्योंकि जो डायमंड को तराशने के लिए लेबर चाहिए स्किल्ड, वो वहीं पे मिलती है। समझ आया? थर्ड, other infra facilities, other infrastructural facilities, other infrastructural facilities, technological factors, मैंने लिखा own R&D, research and development versus global research and development, political factors, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आप बताइए एयरटेल और वॉलमार्ट के बीच में जो संधि टूटी है, इट इज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि वॉलमार्ट को सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे आई, वॉलमार्ट को पता चल गया कि बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करेंगे और उनकी संधि टूट गई। आइए पॉलिटिकल फैक्टर्स, मार्केटिंग फैक्टर्स, मैंने एग्जांपल दिया बिपाशा बासु का, मैंने एग्जांपल दिया कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ लक्स के हिंदुस्तान लीवर के हरे साबुन में आती है, वो कहते हैं जी मैं हरे साबुन से नहाती हूँ। आप बताइए उसको चाहने वाले कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे,
कुछ ना कुछ तो हरे साबुन से नहाना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली हिंदुस्तान लीवर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको ये भी तो सोचना है कि ब्रांड एम्बेसडर किसको रखें। ठीक है जी, डिस्काउंट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी। चलिए जी, चलिए जी, अब बताइए जेके सीमेंट वालों ने इसको रखा हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए अब्राहिम, जॉन अब्राहिम, ये देखिए प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा भी बड़े सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप ये बताइए जब ये ब्रांड को प्रमोट करती होगी तो सब लोग ले लेते होंगे। बिल्कुल ठीक है, जस्ट डायल, देखिए जी, देखिए अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, ये लीजिए बिपाशा बासु, हाँ हाँ कैसे भाग रही है बिपाशा बासु, एयरटेल।